Welcome to Zimmy Fairy Tales. किसी ज़माने में समंदर की बेइंतहा गहराइयों में एक ऐसी शानदार सल्तनत आबाद थी जहां पानी की हर लहर रोशनी में नहाती थी और मोतियों की चमक यूं बिखरती थी जैसे समंदर खुद जगमगा रहा हो। वो सल्तनत बेहद खुशहाल थी जहां हर तरफ सुकून, हुस्न और रोशनी की बहार छाई रहती थी और उस पर हुक्मरानी एक ताकतवर समुंदरी बादशाह की थी जो निहायत दाना और आदिल था। उसकी 7 बेटियां थीं जो इस सल्तनत की शान और रौनक समझी जाती थीं। हर जल परी शहजादी एक से बढ़कर एक हसीन थी। उनमें किसी किस्म की कोई कमी न थी, मगर उन सब में सबसे बढ़कर दिलकश और बेमिसाल हुस्न की मालिक 7वीं जलपरी थी। 7वीं जलपरी, सुनहरी जलपरी, सारी समंदरी जलपरियों की खूबसूरती जैसे उसके वजूद में सिमट आई हो। उसकी खासियत ये थी कि जब वो पैदा हुई तो बादशाह और मलका हैरान रह गए, क्योंकि जैसे ही वो हरकत करती उसके वजूद से सोने की बारिश होने लगती। उसका ये मुनफरिद हुस्न जलपरियों में अपनी मिसाल आप था, क्योंकि इससे पहले किसी जलपरी में ये खूबी ना थी कि उसके वजूद से सोने की बारिश हो, और इसी सोने की खासियत की वजह से उसे सोना जलपरी कहा जाता था। उसके जादुई हुस्न के सबब बाकी 6 जलपरियां उससे हसद रखने लगीं, क्योंकि वो उन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बादशाह और मलका जानते थे कि सोना जलपरी का दूसरी जलपरियों से मुख्तलिफ होना एक फितना बन सकता है, इसीलिए उन्होंने एक राज सबसे छुपा रखा था। मलका, हमें ये बात अपनी बेटियों से हमेशा छुपा कर रखनी है। सोना वो जलपरी है जो 100 सालों में पैदा होती है और किसी इंसान की 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकती है। हमारी बेटियां सोना को पसंद नहीं करती, वो उसके साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं रखती, और यही बात मुझे परेशान करती है। मैं डरती हूँ अगर कभी उन्हें ये पता चल गया कि वो खास है तो बहनों में मजीद तलखी ना आ जाए। सोना जलपरी की बहनें इससे बात करना पसंद नहीं करती थीं। वो हमेशा उससे अलग रहती थीं और सोना अपनी बहनों के इस रवैये को देखकर उदास हो जाती थी। वो जलपरियां जब भी कहीं बाहर घूमने के लिए जाती तो सोना जलपरी को साथ नहीं ले जाती, और अगर कभी सोना उनसे बात करना चाहती तो वो उससे बदतमीजी से पेश आती थी। आप सब कहाँ जा रही हैं? मुझे भी अपने साथ ले जाएं। तुम जानती हो हमें तुमसे बात करना पसंद नहीं है, तो हम तुम्हें अपने साथ क्यों ले जाएं? तुम हमसे अलग हो और हम तुम्हें अपनी बहन नहीं मानती। सोना की बहनें उससे इसीलिए जलती थीं क्योंकि वो लोगों में बेहद मकबूल थी। लोग उसे अपने लिए खुशकिस्मती की अलामत समझते थे। उसका उनके पास होना सोने की सूरत में खुशहाली ले आता था और हर कोई उससे बात करने का ख्वाहिशमंद रहता था। यहाँ तक कि जब वो कहीं से गुजरती तो लोग उसके पीछे गिरता हुआ सोना समेटते और खुशी से झूम उठते। जब भी महल में कोई शहजादा आता तो सोना के जादुई हुस्न पर फिदा होकर उसी से शादी की बात करता, और ये सब देखकर बाकी बहनें और हसद करने लगती। बेहद खूबसूरत और खुशकिस्मती की अलामत होने के बावजूद वो तन्हा थी, क्योंकि उसकी बहनें उसे नापसंद करती थीं, जबकि वो खुद उनसे बेहद मोहब्बत करती थी। सोना अपना ज्यादातर वक्त अकेले गुजारती थी और खुद को मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रखकर अपने दिल को बहलाती रहती थी। उसकी वाहिद दोस्त उसकी माँ थी, जिससे वो अपना हर दुख और दर्द बांटती और उसके पास बैठकर अपनी हर तकलीफ भूल जाती। माँ, मुझे मेरी बहनें पसंद क्यों नहीं करती? क्या मैं उनसे अलग हूँ? क्या ये मेरी गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरी बेटी, तुम खास हो, सबसे खास। परेशान ना हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मलका अपनी बेटियों को बहुत समझाती थी कि सोना के साथ अपना रवैया ठीक रखें, मगर वो उसकी बात नहीं मानती थी और उल्टा यही कहती थी कि आप हमसे ज्यादा सोना से मोहब्बत करती हैं। मलका जब भी बादशाह से बहनों की सोना से तलखी का जिक्र करती तो वो उसे संजीदगी से नहीं लेता था। वो आने वाले तूफान से बेखबर था। इस सल्तनत की खुशहाली की वजह सोना है। हमारी बेटी हमारे लिए खुशकिस्मती का सबब है। जितनी वो लोगों में मकबूल है और लोग उसे पसंद करते हैं, मुस्तकबिल में तख्त उसी का होगा। और जब जलपरियों ने यह सुना कि मुस्तकबिल की मलका सोना होगी
तो उनके दिलों में हसद की आग और भी भड़क उठी। जब तीनों जलपरियों ने जाकर बाकी बहनों को ये राज बताया कि मुस्तकबिल की मलका सोना होगी, तो जैसे उनके दिलों में छुपा हसद भड़कती आग बन गया। आंखों में नफरत और दिलों में कड़वाहट भर गई और फिर सबने मिलकर एक फैसला किया कि सोना को किसी न किसी तरह हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। और इसके बाद बहनों का सोना के लिए हसद और भी बढ़ गया और मलका ये सब देखकर बीमार होने लगी, क्योंकि वो अपनी बेटियों को समझा नहीं पा रही थी, मगर अंदर ही अंदर जानती थी कि कुछ बुरा होने वाला है। मलिका अपनी बीमारी को बर्दाश्त ना कर सकी और दुनिया से रुखसत हो गई और सोना खुद को पहले से भी ज्यादा तन्हा महसूस करने लगी। सोना दिन रात अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। उसका बाप सल्तनत के कामों में इतना मसरूफ रहता कि उसे वक्त न दे पाता और बहनों की नफरत भी अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। मलका के दुनिया से जाने के बाद जल परियों के दिलों में सोना के लिए बची खिंची हमदर्दी भी खत्म हो गई। अब उनके लिए सोना को रास्ते से हटाना इतना मुश्किल न रहा। हसद ने उनके दिलों को इस कदर अंधा कर दिया था कि वो हर हद पार करने को तैयार हो चुकी थी। आखिरकार उन्होंने एक खौफनाक फैसला किया। पूरी जिंदगी हमें ये सुनाया गया कि सोना हमसे बेहतर है। अब वक्त आ गया है कि हम इस बेइज्जती का बदला लें। हम उसे तख्त लेने नहीं दे सकते। अगर ऐसा हुआ तो वो हमसे बदला लेगी। हम उसे इस जहरीली खाई में फेंक देते हैं जहां सुना है एक समंदरी डाइन रहती है और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जलपरियों ने चालाकी से एक ऐसा मंसूबा बनाया कि अब वो किसी को जर्रे भर शक हुए बगैर अपना काम अंजाम देंगी। जलपरियों ने निहायत मक्कारी से काम लेते हुए सोना जलपरी के साथ अपना रवैया अच्छा बना लिया ताकि वो उसका एतमाद जीत सकें। बादशाह भी इस बात पर मुतमईन था। उसे यही गुमान था कि माँ के जाने के बाद अब सोना भी खुश है और बाकी जलपरियां भी सुधर गई हैं। जलपरियों ने सोना से कहा कि वो सब बाहर दूर एक जगह घूमने जा रही हैं, मगर ये बात बादशाह को मालूम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उन्हें कभी इजाजत नहीं देगा। सोना अपनी बहनों की मक्कारी को समझ ही ना पाई और बगैर कुछ सोचे उनके साथ चल पड़ी। हालांकि वो खुद अपने कदमों से अपनी मौत की तरफ बढ़ रही थी। वो सब समंदर के उन सुनसान और पुरअसरार रास्तों से गुजर रही थी जहां रोशनी मध्यम होती जा रही थी, मगर सोना अपनी बहनों पर भरोसा किए अपने किस्मत की तरफ बढ़ती जा रही थी। और फिर वो सोना को एक ऐसी जगह ले आए जहां ना सिर्फ जलपरियों का बल्कि किसी भी समंदरी मखलूक का आना सख्ती से मना था। एक सुनसान और खौफनाक मकाम जहां हर तरफ एक अजीब सी खामोशी और खतरे का एहसास छाया हुआ था। जलपरियां सोना को जहरीली खाई के किनारे ले आई और वहां पहुंचकर बड़ी चालाकी से उसे उलझाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाने लगीं। हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आना मना है और ये जगह खतरनाक भी है। हमें बस शौक था कि हम इसे देखें। हमने सुना है यहाँ किसी के दर्द की आवाजें आती हैं। हाँ, चलो जरा झांक कर देखते हैं, शायद कुछ समझ आ जाए। और जैसे ही सोना ये देखने के लिए आगे बढ़ी कि आवाज कहाँ से आ रही है, तो पीछे से उसकी बहनों ने अचानक उसे धक्का दे दिया और सोना उस खाई में गिरती चली गई और देखते ही देखते अंधेरी गहराइयों में कहीं खो गई। और फिर बाकी जलपरियां वहां से तेजी से दूर चली गईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने रोते हुए बादशाह को बताया कि वो सब समंदर के एक दूर हिस्से की सैर के लिए गई थी। सोना भी उनके साथ थी, मगर अचानक वो फिसल कर गहरी खाई में जा गिरी। वो सब उसे बचाने की बहुत कोशिश करती रही, मगर वो अंधेरी गहराइयों में कहीं खो गई और वो सब कुछ न कर सके। उधर सोना जहरीली खाई में गिरती हुई समंदर के उस हिस्से में जा पहुंची जो बरसों से इस बात के लिए मशहूर था कि वहां एक खौफनाक समंदरी डाइन रहती है। वो पूरा इलाका आलूदा और जहरीला था, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। सोना सहम सी वहां खड़ी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, और ये भी कि उसकी अपनी बहनों ने उसके साथ क्या किया है। सोना खौफ से कांपती हुई उन समंदरी मखलूकात से बचती आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था और हर साया किसी खतरे का इशारा दे रहा था। अचानक उसे जाते हुए महसूस हुआ कि अंधेरे में कोई मौजूद है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो सामने वो खौफनाक समंदरी डाइन बैठी उसे घूर रही थी। सोना ने जैसे ही उसे देखा वो फौरन समझ गई कि ये वही डाइन है जिसके बारे में बरसों से खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं जो तुम यहाँ आ गई हो?
मुझे मत खाएं, मुझे माफ कर दे। तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? आपके बारे में यही मशहूर है कि आप डाइन हैं, और जो भी यहाँ गलती से आ जाए आप उसे खा जाती हैं। तुम कुछ नहीं जानती। मैं किसी को नहीं खाती जो आवाजें ऊपर सुनाई देती हैं। वो मेरे दर्द के सुर होते हैं, ताकि लोग डर कर उस जगह से दूर रहें। खतरा मुझसे नहीं, उस जगह से है जहाँ तुम सांस ले रही हो। ये समंदर का वो हिस्सा है जहाँ इंसानों की फैलाई हुई आलूदगी जमा हो चुकी है। यहाँ कोई जलपरी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। कुछ ही अरसे में तुम भी यहाँ मर जाओगी। मगर मुझे हैरत है, तुम यहाँ आई ही क्यों हो? सोना ने रोते हुए समंदरी डाइन को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसकी अपनी सगी बहनों ने उसके साथ ये जुल्म किया। ये सुनकर समंदरी डाइन की आंखों में एक अजीब सी उदासी उतर आई। उसने आहिस्ता से कहा कि वो भी कई साल पहले मोहब्बत के धोखे में इसी जगह आ फंसी थी। जिससे वो मोहब्बत करती थी, उसी ने उसे धोखे से उस खाई में फेंक दिया और खुद उसकी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। मैं तो जिंदा रह गई क्योंकि मैंने इस आलूदगी को अपने अंदर जज्ब कर लिया था। मगर तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाओगी। तुम्हें यहां से बाहर निकलना होगा। सोना ये जानकर हैरान रह गई कि जिस डायन के बारे में कितनी खौफनाक कहानियां मशहूर थीं, उसकी अपनी कहानी उससे भी ज्यादा दर्दनाक थी। और यूं सोना को उस डायन की सूरत में एक साथी मिल गया और वो उसके साथ रहने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरा, सोना की तबीयत खराब होने लगी। जहर उसे अंदर से कमजोर कर रहा था। इसी लम्हे समंदरी डायन की नजर उसकी गर्दन पर पड़ी, जहां सुनहरी मछली का निशान चमक रहा था। वो ये देखते ही समझ गई कि ये वही नायाब जलपरी है जो 100 साल में एक बार पैदा होती है। तुम जानती हो तुम्हारे इस निशान का मतलब क्या है? तुम एक नायाब जलपरी हो। मैं इस निशान का मतलब नहीं जानती। माँ बस कहती थी तुम नायाब हो। मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम बच सकती हो अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो। और फिर समंदरी डायन सोना को अपने साथ ले जाने लगी। उसने उसे बताया कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है। सोना को इंसानों की दुनिया में जाना होगा और जो सबसे पहले उसे देखेगा वही उसकी 3 ख्वाहिशों का मालिक होगा। मगर अगर उस इंसान ने अपनी किसी एक ख्वाहिश में सोना के लिए कुछ मांग लिया तो सोना की जान बच सकती है। लेकिन उसके साथ एक सख्त शर्त थी, सोना खामोश रहेगी। वो किसी को ये नहीं बताएगी कि वो बीमार है। समंदरी डायन सोना को समंदर के उस हिस्से में ले आई जहां आसमान और समंदर का राज कोई नहीं जानता था। एक ऐसा मकाम जो सदियों से पुरस्रार और खतरनाक समझा जाता था, जहां बेशुमार जहाज आकर गर्क हो चुके थे। मगर इसी खौफनाक जगह से इंसानों की दुनिया में जाने का रास्ता भी निकलता था। समंदरी डायन ने सोना को उसी राज भरी जगह की एक नायाब जादुई जड़ी बूटी दी जो सिर्फ वहीं पाई जाती थी और जिसमें 7 दिनों के लिए इंसान बनाने की ताकत थी। और फिर उसने उसे एक चमकता हुआ शीशे का टुकड़ा दिया और धीमी आवाज में कहा, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। सोना उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। उसकी कहानी सुनकर वो बहुत दुखी हो चुकी थी, मगर ये मुमकिन न था क्योंकि सोना के पास भी सिर्फ 7 दिन थे। अगर वो कामयाब ना हो सकी तो उसकी अपनी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। सोना ने एक लम्हा रुककर उसे देखा और दिल ही दिल में सोचा, अगर वो जिंदा रही तो जरूर उसके लिए कुछ करेगी। और यही सोचकर वो उस पुरस्रार मुसल्लस में दाखिल हुई और देखते ही देखते गायब हो गई। सोना ने खुद को दुनिया के एक अनजान हिस्से में पाया। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने फौरन वो जुड़ी बूटी खा ली और जुड़ी बूटी खाते ही वो जलपरी से इंसान बन गई। अपने आप को उस हालत में देखकर वो हैरान रह गई। वो पहले से भी ज्यादा हसीन लग रही थी। फिर उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर उसकी नजरें किसी इंसान को ढूंढ रही थीं। चलते चलते उसे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। वो एक लम्हे को रुक गई। फिर आहिस्ता से उसने मुड़कर देखा तो वहां एक लड़का खड़ा था जो खामोशी से उसे देख रहा था। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जो तुम चाहो वो पा सकते हो। अपनी 3 ख्वाहिशें बताओ। ये तो कोई मजाक लगता है। अगर वाकई ऐसा है तो मेरे घर में मेरी मेज अभी खानों से भर जाए, क्योंकि आज मुझे एक भी मछली नहीं मिली। वो लड़का मुस्कुरा कर चला गया और सोना उस अफसोस में रह गई कि वो अपनी एक ख्वाहिश जाया कर चुका था।
वो लड़का रात को जब काम से फारिग होकर अपने घर की तरफ लौटा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी झोंपड़ी में रोशनी जल रही थी। ये देखते ही उसने तेज तेज कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसकी मेज वाकई तरह तरह के खानों से भरी हुई थी। ये सब देखकर वो शिश्तर रह गया और इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो सुनहरी बालों वाली लड़की सच कह रही थी। हैरी एक गरीब लड़का था जिसके माँ बाप बचपन में ही दुनिया से चले गए थे। उसे उसके एक चचा ने पाला था, मगर अब वो भी जिंदा नहीं रहे थे। हैरी एक साफ दिल और लालच से पाक इंसान था। इतनी गुर्बत के बावजूद भी वो खुश रहता था। उसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। इसीलिए जब वो बैठकर सोचने लगा कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए तो वो उलझ कर रह गया, क्योंकि उसकी कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। फिर उसने फैसला किया कि वो सुबह होते ही उस लड़की को ढूंढेगा और अगर कुछ मांगा भी तो बस एक कश्ती मांगेगा ताकि मछली पकड़ने में उसे आसानी हो जाए। सुबह होते ही उसने उस लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। वो उसका नाम तक नहीं जानता था, मगर फिर भी वो बार बार उसी जगह जा रहा था जहां वो उसे मिली थी। फिर अचानक उसकी नजर पड़ी। वो लड़की समुंदर के पास दरख्तों के नीचे बेहोशी की हालत में पड़ी थी। हैरी सोना को अपने घर ले आया, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। सोना बेहोशी की हालत में थी। दिन गुजरते गए और देखते ही देखते 6 दिन गुजर गए। अब 7वां दिन था, उसकी जिंदगी का आखिरी दिन। बड़ी मुश्किल से सोना ने अपनी आंखें खोले ताकि वो कुछ कह सके। मुझे समंदर के पास ले जाओ। मैं तुम्हें ले जाता हूं, मगर तुम्हें क्या हुआ है? 6 दिन से तुम बेहोश थी, तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। हैरी सोना को समंदर के पास ले आया। सोना वहीं मरना चाहती थी। कमजोर आवाज में उसने हैरी की तरफ देखा और उससे उसकी अगली ख्वाहिश पूछी। तुम्हारी 2 ख्वाहिशें रहती हैं, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें ठीक देखना चाहता हूं, तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारी अपनी ख्वाहिश पूरी हो और खुश रहो। जैसे ही हैरी ने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगी, सोना फौरन दोबारा जलपरी बन गई और वो हैरान रह गया। सोना ने हैरी को अपनी सारी कहानी सुना दी और उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी जान बचाई। वो हमेशा उस एहसान के कर्जदार रहेगी। ये कहकर सोना आहिस्ता से उठी और समंदर की तरफ बढ़ गई। फिर पानी में उतरती हुई गायब हो गई। जाते जाते उसने हैरी से कहा कि उसकी तीसरी ख्वाहिश अभी बाकी है। जब भी वो उसे बुलाना चाहे तो बस ये अल्फाज कह दे, जल थल बहता जाए, मेरी सदा तुझे बुलाए, जल की रानी सामने आए, जो मांगो वो मिल जाए। सोना वापस जल परी बनकर बहुत खुश थी। जैसे ही उसने अपने महल की तरफ जाना शुरू किया, उसे वही समंदरी डायन दोबारा मिल गई, मगर अब वो पहले जैसी बदसूरत नहीं रही थी। उसे देखकर सोना बहुत खुश हुई। तब उसने बताया कि जब हैरी ने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगी तो उसी लम्हे वो उसके बारे में सोच रही थी कि काश वो उसके लिए कुछ कर पाती, और इसी तरह उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। डायन को अलविदा कहकर, इस वादे के साथ कि वो दोबारा मिलेंगे, सोना ने अपने महल की तरफ जाना शुरू किया। मगर जैसे ही वो वहां पहुंची, उसने देखा कि उसकी सल्तनत में सब कुछ बदल चुका था। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। ये देखकर सोना घबरा गई, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वो तेजी से महल के अंदर गई और जो मंजर उसने देखा उसे देखकर वो सुन रह गई। उसके बाप के तख्त पर एक समंदरी सांप बैठा हुआ था। तब उसे समझ आया कि उसके जाने के बाद उसकी ताकत और सोने की वजह से उसकी सल्तनत पर हमला हो चुका था। तो तुम हो सोना जल परी जो सोना पैदा करती है, मगर मुझे तो बताया गया था कि तुम मर गई हो। मेरे बाबा और मेरी बहनें कहाँ हैं? तुमने उनके साथ क्या किया है? वो सब कैद हैं और अब मेरे किसी काम के नहीं। उन्हें अभी तक इसलिए नहीं मारा ताकि वो मुझे तुम्हारा पता बता दें। ठीक है, तुम्हें सोना चाहिए, मैं तुम्हारी गुलाम रहूंगी, तुम उन्हें छोड़ दो। जैसे ही वो सांप आगे बढ़ा, सोना जल परी ने मौका देखा और पीछे से वो शीशे का टुकड़ा जो डायन ने उसे दिया था, सांप के जिस्म में घूंप दिया। सांप तड़पने लगा और देखते ही देखते खत्म होकर गायब हो गया। सोना फौरन अपने बाप को ढूंढने के लिए कैद खाने की तरफ गई,
जहां उसका बाप उसे जिंदा देखकर हैरान रह गया। सोना ने अपने बाप को आजाद किया और उसे अपनी सारी कहानी सुना दी कि उसके साथ उसकी बहनों ने क्या किया। बादशाह ने सोना को तख्त सौंप दिया और कहा कि अब ये उसकी मर्जी है कि वो अपनी बहनों को क्या सजा देती है। जब सोना जेल में गई तो उसकी बहनें उसे देखकर हैरान भी हुईं और शर्मिंदा भी, मगर सोना ने बड़ा दिल करते हुए सबको आजाद कर दिया और उनकी माफी मांगने पर उन्हें माफ भी कर दिया। उधर हैरी ने जिंदगी में पहली दफा सोना की कहानी सुनकर रिश्तों की कद्र को समझा और महसूस किया कि उसकी अपनी जिंदगी कितनी वीरान है। उसके पास कोई अपना नहीं था और वो इसी उलझन में गुम था। तब उसने सोचा कि वो सोना जलपरी को बुलाकर अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगेगा। वो बस इतना चाहता था कि उसकी जिंदगी में भी कोई अपना हो ताकि वो अकेला न रह जाए। ये सोचकर उसने सोना जलपरी को आवाज दी। जल थल बहता जाए, मेरी सदा तुझे बुलाए, जल की रानी सामने आए, जो मांगो वो मिल जाए। जैसे ही हैरी ने वो जादुई अल्फाज अदा किए, सोना जल परी समंदर से बाहर आ गई। उसने हैरी की तरफ देखा और उससे उसकी तीसरी ख्वाहिश पूछी। हैरी कुछ देर खामोश रहा, जैसे अल्फाज तलाश कर रहा हो। फिर अचानक बेसाख्ता उसके लबों से निकल गया, मेरा कोई अपना नहीं है। क्या ऐसा